हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं समतल दर्पण। तो हमने पिछली क्लास में बात किया था गोलाकार दर्पण के बारे में कि गोलाकार दर्पण क्या होता है, गोलाकार दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण की रेखाएं किस प्रकार होती है, परावर्तक सतह क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होती है, मुख्य अक्ष की रेखा क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है। तो हमने कुछ इन टर्म्स पर हमने कुछ कल बात की थी। तो आइए दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक है अब हमारा प्लेन मिरर, जिसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों? उसको बोलते हैं हम प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब हम बात करते हैं भाई समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण, आपसे मैं पूछूं समतल दर्पण क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आपका सवाल सबसे पहला होगा, आपका जो आंसर होगा, उत्तर होगा, वो होगा हमारा प्लेन। जो हम लोग घर पर घर पर आईना यूज करते हैं, जिस पर हम अपना चेहरा देखते हैं जब हम अपने स्कूल जाते हैं, और जिस पर हम अपनी टाई वगैरह और बेल्ट वगैरह अपनी ड्रेस सेट करते हैं, जिसमें हम अपने आप को पूरा देखते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब वो समतल दर्पण किस प्रकार से काम करता है, उसमें किस प्रकार से आपकी छवि बनती है, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, प्यारे बच्चों, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल सपाट होती है, समतल दर्पण कहलाता है। आपको आसान भाषा में देनी है, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो आपको मैं अब बताऊं, जो आप लोग घर पर जो ये मिरर यूज करते हो, उसकी सतह जो जिसमें आप देखते हो, वो आप हाथ लगा कर देखना कैसी होती है, समतल सपाट होती है बिल्कुल, तभी तो आप उसमें देखते हो। अब आप इस मान लीजिए आप ये यहां, अब उसमें कैसे दिखेगा आपका चेहरा। अब आप इसके सामने खड़े हो गए, ठीक है। अब आप इसमें अपने आप को देख रहे हो, तो आपका प्रतिबिंब इसमें कैसे दिखाई देगा? आपका जो प्रतिबिंब होगा इसमें एक आभासी सी आपका आभास होगा इसमें, कि मैं इसमें दिख रहा हूं। मतलब आप बिल्कुल पूरी तरीके से आप उसमें दिखाई दोगे, लेकिन वो एक प्रकार का झूठा झूठा आपका प्रतिबिंब होता है। क्योंकि अब वो झूठा और आभासी क्यों होता है, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात समतल दर्पण में झूठा, जिसको बोलते हैं झूठा प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं आभासी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? आभासी बोलते हैं। अब ये आभासी क्यों है, आभास क्यों करता है? देखो, आभासी इसलिए होता है कि जैसे हम खड़े होते हैं, हम अगर सीधे खड़े हैं तो सीधा तो दिखाई देता है, लेकिन आपका जो बायां है वो दायां हो जाएगा, और जो दायां है बायां, बायां है जो दायां बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको आभास होगा कि जैसे आप अपना सीधा हाथ उठा रहे हो, तो आप भी दर्पण में जो प्रतिबिंब, आपकी जो छवि दिखाई दे रही है, वो भी सीधा हाथ उठा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें आपका बायां हाथ उठाई होते हुए दिखाई देगा। ठीक है। अब देखो, मेन इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, जैसे आप यहां खड़े हो और एक सूरज से रोशनी आ रही, मतलब सूरज मान लो या कोई बल्ब मान लो, इससे क्या होगा, इससे रोशनी आ रही है, और यह रोशनी इस व्यक्ति पर या आप पर पड़ रही है, और इससे टकराने के बाद इस शीशे पर, इस मिरर पर पड़ती है, जिससे अब इस जैसे आप पर पड़ी और आपसे टकराने के बाद इस समतल दर्पण पर पड़ी। और हमने परावर्तन में क्या पढ़ा था, कि परावर्तन वह नियम होता है जिससे परावर्तक सतह से कोई प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट जाती है, उसे परावर्तन कहते हैं। तो भैया, अब इसकी सतह कैसी है? सतह है सपाट, बिल्कुल समतल। इस चिकनी और चमकदार इससे भी हमारी क्या होगी, जो इस प्रकाश की किरण इससे टकराई, और आपकी पूरी की पूरी जो प्रकाश से एक चमक आपका पूरा, जब आप दिखाई दिए उस प्रकाश में, और आपसे प्रकाश की लाइट टकरा कर इस मिरर से टकरा के दिखाई देगी, जिसके कारण आप इस मिरर में दिखाई दोगे। लेकिन ये समतल है भाई, ये तो सपाट है। इस सपाट समतल दर्पण से टकराने के पश्चात ये जो आपकी जो इसमें प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है, वो आपकी प्रकाश की किरण जो टकरा के गई है समतल दर्पण से, आपकी आंखों पर जाकर टकराएगी। पहले तो प्रकाश की किरण सूर्य से आई,
आप पर टकराई, आपसे टकराने के बाद इस समतल सपाट दर्पण पर टकराई और टकराने के बाद आपकी आंखों पर जाकर गिरी, मतलब आपकी आंखों पर जाकर टकरा जाएगी, जिसके कारण आप अपने आप को इस समतल दर्पण में देखोगे। ठीक है, तो आपको यह महसूस होगा, वो आप प्रतिबिंब जो आपकी दिखाई दे रही है, जैसे आप खड़े हो, सीधे खड़े हो, तो आपको अपने आप की प्रतिबिंब की सीधी दिखाई देगी। और जितनी दूरी पर, जैसे मान लो जैसे आप यहां खड़े हो, यहां से लेकर मान लो 10 मीटर, कितनी 10 मीटर की दूरी, थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बना लेते हैं इसको। ठीक है, जिसको और भी बढ़िया तरीके से बना लेते हैं। जैसे मान लो जैसे ये एक समतल दर्पण है और यहां पर आप खड़े हो, यहां पर आप खड़े हो और यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये 10 मीटर की दूरी है। आप जितनी दूरी पर खड़े हो, तो इस मिरर में, इस शीशा में, इस आईने में जितने, उतनी ही दूरी पर जो अब इसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा आपका, उतनी ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा जितनी दूरी पर आप इस शीशे, इस आईने से जितनी दूरी पर आप खड़े हो। ठीक है, मैंने आपको कितने पॉइंट बढ़ा दिए। प्रतिबिंब समतल दर्पण में, समतल दर्पण पर दिखने वाला प्रतिबिंब हमारा सीधा होता है, आभासी होता है। जितनी दूरी पर आप खड़े होते हो उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। चलो, अब तक मैंने जितना आपको बताया है उतना आओ इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, आओ देखते हैं। घर में जो सामान्य आईना होता है उसकी सतह बिल्कुल सपाट होती है, इसलिए उसे समतल दर्पण कहते हैं। जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो उससे टकराकर प्रकाश वापस हमारी आंखों में आता है और हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देती है। क्या दोस्तों, क्या मेरे प्यारे बच्चों, मैंने यही आपको बताया था अभी? हाँ, ये दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने यही बताया था। अब हम समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है हमें ये देखना है ना। अब जितना मैंने बताया वही सब कुछ यहां लिखा है। मान लो तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तुम्हारे शरीर से प्रकाश परावर्तित होकर, मतलब मैंने बताया था यहां से प्रकाश टकराएगा और आपके शरीर से टकराने के बाद उस समतल दर्पण पर पड़ेगा। प्रकाश परावर्तित होकर दर्पण तक पहुंचता है और दर्पण उन किरणों को परावर्तित करता है। देखो, आप पर पहुंचा और आपसे पहुंचने के बाद दर्पण तक पहुंचता है और दर्पण उन किरणों को परावर्तित करता, मतलब वापस लौटाता है और उन्हें हमारी आंखों पर इन किरणों को पीछे आती हुई मानती है। जो अब हमारी आंखें हैं, अब जो हमारी आंखें हैं, इन किरणों को, ये किरणें जो है हमारी आंखें, हमारी आंखों को ये लगता है कि ये जो किरणें आ रही है पीछे से आ रही हैं, पीछे से आ रही हैं, मतलब आपके पीछे से आ रही हैं और आप आगे खड़े हो, आपके पीछे से आ रही है, तो आपका जो प्रतिबिंब है, तब आपका प्रतिबिंब उस मिरर में, उस आईने में आपको दिखाई दे रहा है। आपकी आंखों को ये मानना होता है, ये आपकी आंखों को लगता है कि आपके पीछे से, मतलब कि आपके पीछे से किरणें आ रही हैं, आप खड़े हो, आपके पीछे से, बैक कमर के साइड से आपके पीछे से लाइट से किरणें आ रही हैं और आपके पीछे से, और आपके सामने बिल्कुल मिरर है जिससे आपसे टकराने के बाद उस मिरर पर आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसलिए दर्पण के पीछे एक काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए जो दर्पण, अब जो दर्पण है उस दर्पण में या दर्पण के पीछे, अब हमें दिखाई तो ऐसे दिखता है जैसे दर्पण के अंदर की कोई दुनिया है और उस दुनिया के पीछे कुछ दिखाई दे रही है और आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो उस दर्पण के पीछे एक काल्पनिक प्रतिबिंब दिखाई देता है। ध्यान रहे, वास्तव में दर्पण के पीछे कोई व्यक्ति नहीं रहता, यह केवल एक प्रतिबिंब होता है जो आपका है। ठीक है, कोई दुनिया नहीं होती। देखो प्यारे बच्चों, आपसे आपसे पूछा जाएगा समतल दर्पण की परिभाषा बताएं, तो आपको डेफिनेशन बतानी है। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात, आसान भाषा में समझना है तो मैंने ये आपको बता दिया है, आप यहां से समझ सकते हैं। और दूसरी बात, आपको अब ये समझना हो कि प्रतिबिंब कैसे बनता है समतल दर्पण में, तो वो मैंने यहां समझा दिया। डेफिनेशन यहां लिख दी जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख देनी है, और अच्छे से लिखनी है तो ये भी बात आप लिख सकते हो। ये जब भी लिख सकते हो आपसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन पूछा हो, जैसे 5 नंबर का, तो ये और ये दोनों बात लिख सकते हो। 2 नंबर का पूछो तो आप इतनी सी बात लिखकर और आप समतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाकर और अपना उसमें से एक प्रतिबिंब बना सकते हो, जो मैंने यहाँ पर समझा भी दिया, उसी तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब के गुण क्या हैं, जो कि ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो पहला क्या है, प्रतिबिंब आभासी। प्रतिबिंब आभासी होता है, मैंने अभी आपको बताया था प्रतिबिंब आभासी होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, इसलिए इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। पर्दे का मतलब कि आपने कोई पर्दा लगा लिया, आप मोमबत्ती रख लियो, समतल दर्पण लगा लिया, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे कि अब दर्पण के पीछे आपने कोई पर्दा रखकर आपने कोशिश करी कि उस जो है आप जो है उसको आप उस पर्दे पर उतार सकते हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा संभव। कहने का मतलब ये है, देखो मैं आपको समझाऊँ। जैसे मान लो ये एक मिरर है, ये आप हो, ठीक है? और ये एक सूरज से ये रोशनी आ रही है और इससे टकराने के बाद इस पर जा रही है। तो आपको लग रहा हो कि ये जो अब मैंने मान लिया एक पर्दा लगा लिया, ठीक है? ग्रीन आपने देखा होगा एक पर्दा, ग्रीन सा पर्दा या मतलब आपके घरों में जो होता है एक सफ़ेद पर्दा ले लो, ठीक है? क्या ले लो? एक सफ़ेद सा पर्दा ले लो। इस सफ़ेद से पर्दा में आप सोच रहे हो इससे टकराने के बाद इसके आर-पार जाके इस पर्दे पर आपका प्रतिबिंब दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए ही हम क्या कहते हैं, इसलिए ही हम इसको आभासी प्रतिबिंब जो होता है इसका आभासी होता है। ठीक है? आई होप आपको समझ में ये वाली बात आ गई होगी। अब दूसरी बात है प्रतिबिंब सीधा होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है। आप बिल्कुल यहाँ जैसे आप खड़े हो, बिल्कुल जैसे खड़े हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो, तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, यानी यदि तुम सीधे खड़े हो, तो प्रतिबिंब भी सीधा दिखाई देगा। तीसरा पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। मतलब कि जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, मोटे, बिल्कुल मोटे खड़े हो, ठीक है? मोटे कोई मोटा व्यक्ति खड़ा है, ठीक है? तो इस मिरर में जो व्यक्ति दिखाई देगा ना, ये वाला जो मोटा व्यक्ति है, इस मिरर में भी मोटा ही दिखाई देगा। समान आकार का ही दिखाई देगा। जितनी ऊंचाई है उतनी ऊंचाई का दिखाई देगा, जितना आकार है उतने आकार का दिखाई देगा, जितना मोटा उतना, जितना पतला उतना पतला दिखाई देगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारे हो गया। अब ये बात हो गई। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। यदि तुम्हारी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई भी 170 सेंटीमीटर होगी। मतलब तुम्हारी ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है तो उस मिरर में जो आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा वो भी 170 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओह सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट अब आते निकलते हैं हम। अब देखो मैंने ये सारी चीज़ आपको बता दी थी, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है? ये सेविंग मिरर में काम आता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। अब आगे अब इसमें ये देखो, इसमें इसमें कहा है, इसमें परीक्षा में आपसे इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा भी, समतल दर्पण किसे कहते हैं? आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके जो अति लघु क्वेश्चन होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाता है। क्वेश्चन और उसका आंसर, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है समतल दर्पण कहलाता है, सपाट होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। मैंने आपको बता दिया था, बहुत अच्छे से समझा लिया था, दोबारा देख लो, दोबारा रिपीट करके देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण लिखिए। समतल दर्पण के जो अभी मैंने ये जितने अभी मैंने आपको बताए हैं ये गुण हैं, इसके ये गुण हैं। तो इसके गुण लिखने के बोला है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण लिखिए। तो प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु के सामने होती है। वस्तु उसके सामने, जितनी दूरी पर उसके वस्तु सामने होगी, किसके? मिरर के। किसके? ये मिरर के जिस सामने थी उतनी ही दूरी पर वो प्रतिबिंब उस मिरर में दिखाई देगा। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई, ये इसके गुण हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें। अब इसने क्या कहा है कि भाई एक व्यक्ति समतल दर्पण से, मान लो ये एक दर्पण है और ये जो व्यक्ति है ये खड़ा है, ठीक है?
ये इसके हाथ पैर हो गए, ठीक है? ये व्यक्ति है। अब ये 3 मीटर दूर खड़ा है। ये मान लो इसकी जो ये मिरर है और ये व्यक्ति है, जो इनकी दूरी है वो 3 मीटर है। 3 मीटर खड़ा है। बताइए प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? प्रतिबिंब, बताइए प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? मतलब कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा? तो भाई कितनी दूरी पर बनेगा? भैया इतनी, जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी पर इस पर बनेगा। तो इसने पूछा है पर बनेगा। अब इसने एक और पॉइंट इसमें लिख दिया है कि भाई एक तो ये बताना है कि दर्पण कितनी दूरी पर बनेगा, तो भैया 3 मीटर दूरी पर। जितनी वस्तु दूर होगी प्रतिबिंब से, जितनी वस्तु दूर होगी इस प्रतिबिंब से, उतनी दूरी पर बनेगा। तो 3 मीटर पर बनेगा। ठीक है, पहली की बात होगी। दूसरी की बात है कि व्यक्ति और प्रतिबिंब की बीच कुल दूरी कितनी होगी? मतलब कि ये यहां से लेकर यहां तक इस वस्तु की और इस प्रतिबिंब की, सॉरी, मिरर की जो जितनी दूरी है, और इस मिरर में जितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनना है उसकी कुल दूरी कितनी होगी? तो 3 तो ये हो गई, ठीक है, और 3 इसके अंदर बनेगी, मतलब प्रतिबिंब में बनेगी, मिरर में बनेगी प्रतिबिंब, तो वो भी 3 पर बनेगी। तो टोटल कितनी हो गई? 6 मीटर पर बनेगी। तो 6 मीटर पर बनेगी। ठीक है दोस्त, ये इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अगर आपको याद करने हैं इसके गुण, भाई गुण कैसे होते हैं इसके, तो गुण को याद करने के लिए आपको क्या करना होगा? BESEEL आपको एक ट्रिक दे दी है, वो याद कर सकते हो। BESEEL क्या होता है? V4 होता है वर्चुअल, और E मीन्स होता है इरेक्ट, और S मीन्स होता है सेम, और E मीन्स होता है इक्वल, L मीन्स होता है लेटरल। मतलब आभासी, सीधा और समान आकार का, और हमारा समान दूरी, और पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परिवर्तन मैंने आपको, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है यह मैंने शायद आपको बताया है, नहीं बताया अभी। तो प्यारे बच्चों देखो, पार्श्व परिवर्तन मैंने आपको बताया। अब देखो इसमें इसमें तो यहां है नहीं। तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आप दर्पण के सामने खड़े हो, और आपका जो दायां हाथ है, प्रतिबिंब जो उसमें दिखाई दे रही है दर्पण में, आईने में, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप सीधा हाथ उठा रहे हो, लेकिन आपका प्रतिबिंब दाएं का बाएं कर देता है और बाएं का दायां कर देता है। मतलब आपका दायां हाथ बाएं तरफ हो जाएगा और बायां हाथ दाएं तरफ हो जाएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। इसे बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब आपको मैं नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट जो है हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। मतलब देखो, अभी तो मैंने आपको बताया कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो कैसे होता है, किस प्रकार से क्रिया होती है, किस प्रकार से प्रतिबिंब काम करता है, आभासी होता है, सीधा होता है, जिस प्रकार से आकार का होता है, पास परिवर्तन होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम अवतल दर्पण पर, समतल दर्पण पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। देखो, ये आपको मालूम होगा कि भाई ये अवतल दर्पण है हमारा। क्यों? इसकी जो हमारी परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर है। ये वाली जो पृष्ठ है, बिल्कुल ये वाली जो पृष्ठ है, ये वाली, इसको बोलते हैं हम परावर्तक सतह। ठीक है, ये अंदर की ओर दबी हुई है, ठीक है, और बाहर की ओर ये क्या है? पॉलिश और चिकनी हुई, मतलब कि पॉलिश हुई भी है। अब हम, ये आपको पता होगा, ये हमारी मुख्य अक्ष की रेखा होती है। ये प्रकाश की किरणें और परावर्तक पृष्ठ से टकरा कर चल जा रही है, हमारी मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये एक आपको एक मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज और है कि भाई जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल जो दर्पण है, अवतल दर्पण को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, मतलब कि इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। अभिसारी मिरर एक और नाम होता है अवतल दर्पण का, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, मेरी बात को ध्यान रखना, इस नाम से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये है अवतल दर्पण की संरचना, मतलब कि नियमों को जानने से। अब भाई इसके कुछ नियम भी होंगे, ठीक है। अवतल दर्पण के नियम होंगे, किस प्रकार से हमारी एक मुख्य अक्ष के समान तो कोई प्रकाश की किरण जा रही है, कहाँ से गुजरेगी, कैसे गुजरेगी, अगर ऐसे जाएगी तो ऐसे गुजरेगी, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। नियमों को जानने से पहले हमें दर्पण की संरचना समझनी होगी, दर्पण की संरचना समझनी होगी। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल मतलब कि फोकस। अब इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया भाई, मुख्य फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, ये मुख्य अक्ष की रेखा है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर देखो, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा। मैं अभी प्लेलिस्ट नहीं बनाएंगे, आप बनाई नहीं है मैंने, उसको एक तरीके से बना दूंगा, उसमें सारी क्लासें आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, आप मेरे उसमें प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाकर प्लेलिस्ट देख लेना। ये मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला नियम क्या था, किरण आरेख के नियम, मतलब कि जो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनाएगा उसकी किरण आरेख होंगी। तो वो किरण आरेख किस प्रकार से काम करेंगी, कैसे वो किरण आरेख जारी होंगी, वो हम बात करते हैं। तो इसके 4 नियम दिए गए हैं। कितने नियम दिए गए हैं? 4 नियम दिए। अब पहला नियम, रूल नंबर 1 जो है हमने ले लिया है। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जो रूल नंबर 1 है वो क्या है, हमने एक ले लिया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? एक अवतल दर्पण ले लिया भाई। आपको पता हो इसकी एक मुख्य अक्ष की रेखा जाती है, मुख्य अक्ष की रेखा होकर जाती है, मुख्य अक्ष की रेखा होती ही है, जाती भी नहीं है, मतलब हमें एक काल्पनिक रेखा माननी पड़ती है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इससे क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर जाने हम एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे इससे। ये मान लो एक मोमबत्ती ले लेंगे, ठीक है, इससे एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे, इससे एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे। मान लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण गुजारी, प्रकाश की किरण गुजारी, और परावर्तक यहां से इस सतह से, परावर्तक सतह से टकराने के पश्चात जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात जब वो परावर्तन होगा तो वो हमेशा किससे होकर गुजरेगी, वो हमेशा हमारे मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेगी। ठीक है दोस्तों, प्यारे बच्चों, आपके आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। देखो, प्रकाश की किरण जब हम ये मुख्य अक्ष है, इसको बोल रहे हैं, इसको, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन यहां से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से गुजरती है, मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। ठीक है, तो ये मुख्य फोकस एफ है। ये क्या है? मुख्य फोकस एफ है। ये हमारा मुख्य फोकस एफ है। ये मुख्य फोकस एफ है और इससे होकर गुजरेगी। ठीक है, इससे होकर गुजर चलती है। ये हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। और इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको? आपतित किरण। ये आपको बात समझ में आई होगी, आपतित किरण बोलते हैं इसको। अब नियम नंबर 2, मतलब रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि मुख्य फोकस एफ से, मतलब अब जो हम प्रकाश की किरण है, अब हम कोई प्रकाश, ये मान लो सूरज ले लो या टॉर्च ले लो, टॉर्च ले लेते हैं, टॉर्च ले लेते हैं, ये टॉर्च ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया? टॉर्च ले ली। जैसे मान लो ये एक टॉर्च ले ली, ठीक है, ये हमने एक टॉर्च ले ली। ठीक, अब इस टॉर्च से एक प्रकाश की किरण गुजरेगी। अब ये टॉर्च की, इस टॉर्च से प्रकाश की किरण ऐसे गुजरी, और किससे गुजरती है? ये एक प्रकाश की किरण हमारी मुख्य फोकस से गुजरनी है। हमारा रूल नंबर 2 ये कहता है, एक प्रकाश की किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब प्रकाश की किरण जो है हमारी, प्रकाश की जो किरण है, यहां से जो हमारी प्रकाश की किरण जा रही है, वो प्रकाश की किरण हमारे मुख्य फोकस एफ से हो गुजारनी है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, और जाने के बाद इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये रूल नंबर 2 कहता है। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमने अवतल दर्पण ले लिया। अब हम प्रकाश की किरण को देखो, एक तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, एक बार हमने प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजार दी, और गुजारने के बाद मुख्य फोकस होके वो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से होकर चली जाती है। अब नियम नंबर 2 में प्रकाश की किरण मुख्य फोकस एफ से गुजारते हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की रेखा के समांतर हो जाती है।
दूसरे में अब प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र सी से होकर गुजारेंगे, वक्रता केंद्र सी से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे? वक्रता केंद्र सी से गुजारते हैं। अब मान लो ये सूरज है और इस सूरज से प्रकाश की किरण जा रही है ना, ठीक है। और इस प्रकाश की, देखो सूरज ले लो, मोमबत्ती ले लो, कोई प्रकाश की किरण, हम बस मानते हैं ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सूरज ले लो, टॉर्च ले लो, मोमबत्ती ले लो, कुछ ले लो, बस हम ये नियम पढ़ रहे हैं कि प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और गुजरने के बाद ये परावर्तन के पश्चात, अब परावर्तन के पश्चात जो है हमारी वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, वापस उसी माध्यम में लौट जाती है और वापस उसी मार्ग में, जिस मार्ग से आ रही है, जिस मार्ग से आएगी ये, जैसे हमारे प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, वक्रता केंद्र के मार्ग से आ रही है, अब वक्रता केंद्र के मार्ग से आ रही है और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग में लौट कर चली जाएगी। अब वापस उसी मार्ग में लौट के जा रही है तो मतलब कि वक्रता केंद्र से वो प्रकाश की किरण होकर लौट जाएगी, ठीक है। और जो ये किरण आती है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौटती है और क्योंकि यह दर्पण 90 डिग्री पर एक कोण बनाकर जाती है, 90 डिग्री पर एक कोण बनाकर जाती है, ठीक है। वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली, वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्या रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा? और रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि अब हम जो प्रकाश की किरण गुजारेंगे, प्रकाश की किरण जो गुजरेगी हमारी, ठीक है, जो प्रकाश की किरण गुजरती है, अब वो प्रकाश की किरण हमारी हम जो ध्रुव है, पोल है, इससे गुजारते हैं। तो प्रकाश की किरण जा रही है हमारी और ध्रुव से गुजारते हैं और ध्रुव से जाती है और यहां पर जो है परावर्तक पृष्ठ इससे टकराने के बाद, जो हमारे टकराने के बाद जो है हमारा परावर्तन का नियम फॉलो करती है वो प्रकाश की किरण, ठीक है। हमारी प्रकाश की किरण आई, परावर्तक पृष्ठ ध्रुव से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन माध्यम में उसी में लौट जाती है, लेकिन उसी मार्ग में नहीं लौट रही है, माध्यम में लौट रही है बस। लेकिन हमारी जो है ये जो हमारी किरण होती है, रूल नंबर 4 जो होता है हमारा, परावर्तन का नियम फॉलो करता है, परावर्तन का नियम फॉलो करता है। परावर्तन का नियम फॉलो कौन सा करता है? मतलब कि जो हमारी मुख्य अक्ष की रेखा है और जो हमारी किरण है, इससे मिलने वाला जो कोण है वो हमारा कौन सा होता है? आपतन कोण। और मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे जो है हमारी, वो जो कोण बनाती है वो हमारा परावर्तन कोण बनाती है। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण बनाती है, ठीक है। प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात, अब तक हमने बात पढ़ी है, किरणों को गुजार कर दिखाया है आपको कि अगर हम हमारी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारते हैं या प्रकाश की किरण जाती है मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात किस माध्यम से किस बिंदु को काटते हुए जाएगी, ये आपको समझाया। वक्रता केंद्र से गुजारी है हमने और ध्रुव से गुजारी है हमने, मुख्य फोकस से गुजारी है हमने, तो हमने 4 नियम इस प्रकार के पढ़ लिए। लेकिन अभी हमारा प्रतिबिंब इस प्रकार से नहीं बनेगा। अब तो हमने किरणें सीखी हैं, किरणें गुजारना सीखी हैं, किरणों को डालना सीखा है, ठीक है। अभी हमने प्रतिबिंब बनाना नहीं सीखा, अब प्रतिबिंब हम अब सीखेंगे। अब प्रतिबिंब कैसे, कहां वस्तु रखें, कैसे प्रतिबिंब बनेगा, वो अब सीखा जाएगा। ये तो नियम थे, ये क्या थे? ये तो नियम है, ये तो मदद करेंगे। मदद करेंगे ये किरणों को गुजारने में, किरणों को गुजारने में और किरणों को गुजारने के बाद और प्रतिबिंब बनाने में ये मदद करते हैं। तो अब जो है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल्स बोलते हैं। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे की बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बहुत ही मन लगाकर ये सारी चीजें बनाता हूँ। बस आपकी जो गलती है वो गलती है कि मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। और यहाँ बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, तो बस मेरी मेहनत रंग लाए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। अब देखो, जब वस्तु अनंत पर, अब देखो, अब हम वस्तुओं को रखेंगे। अब वस्तुओं को रखने के बाद हम देखेंगे कि उनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे उनकी किरणें गुजारेंगे। किरणें गुजारने के बाद वो जो किरणें गुजरेंगे वो एक दूसरे को कहाँ काटेंगे, ठीक है। देखो,
जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे तो हमारी प्रकाश की किरणें जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जो हमने रूल नंबर 1 में सीखा था। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनते रहना और हर एक चीज समझ में आ जाएगी आपके। देखो, जब वस्तु अनंत पर होती है तब अब तो अवतल दर्पण समांतर किरणों को, भाई हमारी समांतर किरणों को मुख्य फोकस ऐप पर एकत्रित कर देता है और प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और अत्यंत छोटा बिंदु के समान बनता है। अत्यंत ही छोटा और बिंदु के समान बनता है। ठीक है, अब देखो थोड़ी सी चीज यहां, बहुत दूर से आने वाली किरणें समांतर होती हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से समझाता हूं। देखो, ये हमारा एक वस्तु रखी है, क्या रखी है? एक वस्तु रखी है। वस्तु हमने कहां रख दी है? अनंत पर मान लेते हैं। किस पर मान लेते हैं? ये अनंत पर मान लेते हैं। अब ये मान लो हमने ये अनंत पर वस्तु रख दी, ऑब्जेक्ट एट अ इंफिनिटी, मतलब कि हमने इस वस्तु को अनंत पर रख दिया। अब अनंत से वस्तु से इस वस्तु की प्रकाश की किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें समांतर चल रही है, इंसिडेंट है, ये बोलते हैं इनको आपतित किरणें। ये अनंत से आने वाली आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात, अब ये जो आपतित किरणें हैं किसके समांतर चल रही हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। पहले रूल नंबर 1 में क्या सीखा था हमने? जो हमारी किरणें होंगी वो आपतित किरणें मुख्य अक्षीय समांतर चलने वाली जो किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात कहां जाएंगी? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरेंगी। तो ये बहुत सारी किरणें, ये प्रकाश का पुंज, ये किरणें, ये हमारी एक साथ आती हैं, एक साथ मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद हमारा परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती हैं। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। ये हमारी प्रकाश की किरणें जा रही हैं एक साथ, यहां से भी आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, ये भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी किरणें किससे होकर गुजर रही हैं? मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती हैं, इस बिंदु से होकर गुजर जाती है एक साथ। कहां पर? एक दूसरे को। अब ये सारी की सारी किरण एक दूसरे को काट रही हैं। क्या कर रही हैं? एक दूसरे को काट रही हैं। कहां काट रही हैं? ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, ये भी काट रही है, ये सब काट रही हैं एक दूसरे को, ये सब काट रही हैं, ये सब काट रही हैं यहां इस बिंदु पर, एफ पर इस बिंदु को काट रही हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला कि जो अनंत पर रखने के बाद, जो अनंत पर रखता है, जब वस्तु को अनंत पर होती है तो अवतल दर्पण समांतर किरणों को फोकस ऐप पर एकत्रित कर देता है, जितनी भी किरणें हैं उनको एकत्रित कर देता है। अब प्रतिबिंब जो बनेगा, अब भाई हमने वस्तु रख लिया, अब प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां ये किरणें जो है एक दूसरे को काट रही हैं यहीं बनेगा, यहीं बनेगा, यहीं बनेगा, यहां बनेगा। अब ये जो हमारा जो प्रतिबिंब होगा ये बहुत ही तो छोटा होगा, एक बिंदु के समान होगा। किसके समान होगा? एक बिंदु के समान होगा, इतना छोटा होगा, बहुत ही बिंदु होगा। लेकिन ये कैसा होगा? ये वास्तविक होगा, लेकिन ये उल्टा सा होगा, इतना उल्टा हो, इतना उल्टा, बहुत ही छोटा, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये जो इसका आकार होगा ना एक बिंदु सा आकार का होगा बस। लेकिन वो जो होगा हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा। ये उल्टा है, देखो ये हमारा सीधा रखा है, एरो किस तरह है इसका? ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये सीधा है। लेकिन ये हमारा जब मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है, सारी किरणें एक दूसरे को काट देती है इस बिंदु पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां एक दूसरे को किरणें बिंदु पर काट रही हैं वहीं तो बनेगा भाई मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, यहां बन जाएगा। लेकिन कैसा होगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, वास्तविक, उल्टा और अत्यंत ही छोटा। पहला केस नंबर आपको समझ में आ गया हो, क्या है? जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो कहां बनता है? आप बता दें। मुख्य फोकस एफ पर बनता है, बहुत छोटा होता है, अत्यंत ही छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। बात खत्म। आपने ये बात सीख ली, ये समझ लीजिए, आपने मेरी ये क्लास देख ली, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स में मैं पूरी साइंस कराऊंगा आपको, केमिस्ट्री भी कराऊंगा, बायो भी कराऊंगा, क्योंकि मैं टेंथ क्लास के लिए ही साइंस की स्पेशलिस्टी रखता हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं।
हमारा जो है अब इसको थोड़ा सा इसने जो अभी हमने बात करी है किरण आरेख केस नंबर 1, वस्तु को जब अनंत पर रखते हैं, वस्तु का जो हम वस्तु को अनंत पर रखें, मान ले वस्तु को जो हमने अनंत पर रखा है, स्थान क्या होगा इसका, जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा हमारा एफ होगा, मतलब कि मुख्य फोकस एफ होगा। ये इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस पर बनेगा। ठीक है, अत्यंत छोटा होगा, प्रकृति वास्तविक होगी इसकी और उल्टी होगी। आकार अत्यंत छोटा, प्रकृति वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है, अब ये इसने बोला किरणों पर तीर का निशान लगाना ना भूलें। मतलब ये जो तीर है ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीर सब गलत है, ये वाले भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत, थोड़ी सी गलती कर रखी है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर ये तीर लगाना ना भूलें, यहाँ से टकराने के बाद वापस यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएंगी, ये यहाँ से यहाँ जाएंगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 हमारा क्या कहता है, केस नंबर 2 ये कहता है जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के बाहर होती है, मतलब कि जब हमारी बस ये हमारा जैसे मान लो अभी मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा मुख्य अक्ष की रेखा हो गई, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा वक्रता मतलब मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। इसने बोला है जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर रखी जाती है, मतलब ये वस्तु अनंत पर रखी जा रही थी, ये हमारा सी है, ये एफ है, इसके बाहर रखी जा रही है, मतलब अब वस्तु यहां रखी, पहले वस्तु यहां रख ली, अब वस्तु यहां रखेंगे, कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। ठीक है, अब यहां रखें। अब इसको आके मतलब इसको पढ़ते हैं आगे। यदि वस्तु को अवतल दर्पण, ये अवतली दर्पण तो है, ये अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाए, वक्रता केंद्र के बाहर मतलब कि यहां रखा जाए, यहां रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस एफ के बीच बनता है, जो कि वास्तविक उल्टा और बहुत वस्तु से छोटा होता है, मतलब एक बिंदु के आकार का नहीं होता, लेकिन वस्तु से थोड़ा छोटा होता है। हम अनंत पर रख रहे थे तो हमारा प्रतिबिंब बनना था हमारा यहां बहुत ही छोटा, बिल्कुल उल्टा और वास्तविक बनना था, लेकिन अब वस्तु को हम रख रहे हैं वक्रता केंद्र के परे, तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनेगा, यहां बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा और अत्यंत छोटा। ये मान लो वस्तु इतनी बड़ी होगी तो प्रतिबिंब हमारा छोटा सा बनेगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम एक्सप्लेन करते इसको थोड़ा सा कर देते हैं, बात कर लेते हैं। देखो हमने वस्तु को, भैया वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस एफ है, हमने वस्तु को रख लिया वक्रता केंद्र के परे, मतलब वस्तु हमने ऑब्जेक्ट रख ली, ये सीधी वस्तु है हमारी, बिल्कुल सीधी है। अब इससे जाने वाली प्रकाश की किरण है मुख्य, एक तो हमारी जो प्रकाश की किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर, जो हमारी प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, ये मुख्य अक्ष की रेखा है। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। आपको मैंने ये बात पढ़ा दी थी, ये समझ में आपके आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चलती है वो मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है, ये मैंने आपको बात समझाई थी नियम नंबर 2 में और नियम नंबर 1 में। अब प्रकाश की किरण एक तिरछी रेखा में जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और परावर्तन के पश्चात क्या होता है, उसका क्या होता है दोस्तों, तो देखो एक किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, यह मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जहां जहां ये बिंदु, ये वाली जो किरण है, एक हमारी जो पहली किरण थी मुख्य फोकस से होकर गुजरी थी, दूसरी किरण जो हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब जो ये दोनों किरणें हैं जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, ये हम जो प्रतिबिंब बनेगा उसी बिंदु पर बनेगा। जो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसी बिंदु पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब प्यारे बच्चों, ये हमारी कैसी है, सीधी है, ये एक तीर रखा है, सीधी रखी है, ये मोमबत्ती रखी है, हम इसको मोमबत्ती मान लेते हैं। अब ये मोमबत्ती सीधी रखी है, इसकी ये लौ जा रही है। अभी एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, तो अभी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो यहां बनेगा, कहां बनेगा, यहां बनेगा। लेकिन जो प्रतिबिंब होगा वो हमारा
उल्टा होगा। देखो हमारी जो मोमबत्ती रखी है बिल्कुल ऐसे सीधी रखी है, अब लेकिन ये मोमबत्ती अब ऐसे दिखाई देगी, इसमें जो हमारी मोमबत्ती दिखाई देगी वो हमारी उल्टी दिखाई देगी। लेकिन कैसी होगी? जैसी मोमबत्ती होगी वैसी ही दिखाई देगी, मतलब वास्तविक दिखाई देगी। कैसी दिखाएगी? वास्तविक होगी। ठीक है। और कैसी होगी? छोटी होगी। बस हमारी जो मोमबत्ती बड़ी है लेकिन यहां पर छोटी दिखाई देगी, वास्तविक और छोटी होगी। और दूसरी बात हमारी, अब चलो देखो, सी जो इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनती है कहां बनती है? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनती है। आकार कैसा है? बहुत ही छोटा होता है। और कैसा, अब प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक और उल्टी। ये मैंने आपको बात पढ़ा दी। आई होप प्यारे बच्चों आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है? देखो अब तक हमने ये क्या पढ़ लिया, ये हमारा वक्रता केंद्र है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया? देखो एक वस्तु हमने अनंत पर रख ली थी और ये हमारा वक्रता केंद्र है सी और ये मुख्य फोकस एफ है। ठीक है। अब तक हमने अनंत पर रख कर पढ़ ली एक, और एक हमने पढ़ ली इसके वक्रता केंद्र के बाहर, मतलब कि परे। ठीक है। इससे दूरी तो है, बाहर है, मतलब वक्रता केंद्र से बाहर है ये अनंत पर, ये बाहर। अब वस्तु को हम उस पर रखेंगे, किस पर रखेंगे? अब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखकर अब हम देखेंगे उस वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कहां बनेगा, कैसा बनेगा, वो हमें देखना है। तो आइए प्यारे बच्चों देखो, जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तब प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता है। कहां बनता है? प्रतिबिंब सी पर ही बनता है। यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का होता है। कैसा होता है? वस्तु के आकार का होता है। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन हमने पढ़ ली, डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, अब हम डायरेक्ट डायग्राम पर चलते हैं। अब डायग्राम क्या कहता है इसका? देखो डायग्राम इसका क्या कहता है, हमने वस्तु, देखो इसने डायग्राम गलत बना दिया है। ठीक है, इसने थोड़ा सा डायग्राम गलत बना दिया है। तो अब हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं। हम पेज ले लेते हैं एक। ठीक है। देखो ये मान लो मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया। क्या ले लिया? ये मैंने एक अवतल दर्पण ले लिया। देखो काम चला लो, बढ़िया सा परफेक्ट तो नहीं बन पा रहा। तो ये तो हमारा मुख्य फोकस एफ है और ये हमारा वक्रता केंद्र सी है, और हमने इस पर ले लिया एक मोमबत्ती रख ली। ठीक है। अब ये हमारी मुख्य, ये हमारा ध्रुव है। ठीक है। इससे हमारी एक प्रकाश की किरण जाती है मुख्य अक्ष के समान। ये हमारी मुख्य अक्ष है। ये क्या है? हमारी मुख्य अक्ष है। क्या है? ये हमारी मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है। अब इस हमारी ये एक मोमबत्ती रखी है, मतलब कि वस्तु रखी है। इससे जाने वाली प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण जा रही है। अब वो कहां जा रही है? मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। ये किरण कौन सी है? परावर्तित किरण, परावर्तन के बाद हो रही है। ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। अब दूसरी किरण, ये दूसरी जो किरण है हमारी, ये दूसरी किरण जो है, ये दूसरी किरण भी हमारी मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है। ये अब दूसरी किरण जो है मुख्य फोकस एफ से होकर गुजर जाती है, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो प्यारे बच्चों, यहां ये जो किरण है एक दूसरे को यहां काट रही है, लेकिन देखो डायग्राम गलत है। पहली बात मैं आपको बता दूं, डायग्राम गलत बन रहा है जिसके कारण यहां काट रहा है। लेकिन ये किरणें जो हैं, अब मैंने किरणें गुजारी है तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, क्योंकि मैं आईपैड से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो उसके कारण ऐसा हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा सही से बनाऊं तो इसकी किरणें जो है एक दूसरे को, देखो बहुत ये किरणें तो मैटर करती हैं। ये किरणें एक दूसरे को, अब देखो यहां काट दी। देखो जब स्केल से बनाओगे, हर एक चीज परफेक्ट और सही तरीके से रख कर बनाओगे, वक्रता के अंदर कहां रखना है, फोकस कहां रखना है, और उसके आधार पर स्केल से काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब ये दोनों किरणें जो है, ये दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे को अब यहां काट रही हैं। कहां काट रही हैं? एक दूसरे को यहां काट रही हैं।
अब जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है वहीं क्या होता है, वहीं प्रतिबिंब हमारा बनता है। अब ये वाला जो प्रतिबिंब होगा, ये वाला जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वस्तु के आकार का होगा। क्या होगा? वस्तु के आकार का होगा, वस्तु के आकार का होगा। और ठीक है, वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। ठीक है, कैसा होगा? वास्तविक होगा। और वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझ में आ गई। ये मैंने डायग्राम आपको बनाकर दिखाया है। देखो ये, देखो जो स्मार्ट बोर्ड होता है या जो ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड होता है उस पर पढ़ाना थोड़ा आसान होता है। अब मैं पैड पर काम कर रहा हूं तो थोड़ा सा देखो लाइनें वगैरह गलती हो सकती हैं, इसको माफ करना। ये इस पर ज्यादा जज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइनें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं कि ये किरले कहां काटेंगे। देखो ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। गुण क्या होते हैं? स्थान सी पर, स्थान कहां बनता है, मतलब कि प्रतिबिंब का स्थान कहां होता है? जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा वक्रता केंद्र पर बनेगा। ठीक है, तो वस्तु का आकार कैसा होता है? सेम आकार होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये चीज तो हम भूल ही गए क्या भैया, जो प्रतिबिंब, ये वस्तु तो सीधी होती है लेकिन प्रतिबिंब हमारा कैसा होता है? उल्टा होता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में यहीं छोड़ता हूं क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। तो एक बार में तो पढ़ाना संभव नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आगे की चीज पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। और आपके लाइक से ना बहुत सारी चीजें सही होती हैं, क्योंकि जिसको नीड है, जिसको पढ़ना ही है, एक्चुअल में सही में पढ़ना है, तो वो एक हाइप बनती है, उस तक वो वीडियो पहुंचती है। आपके लाइक से बहुत चीजें मैटर करती हैं, ये एक एल्गोरिथम होता है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है प्यारे बच्चों, अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने आप पर ध्यान रखते रहिए। थैंक यू सो मच।